दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटेड 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 36। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो देखिए, ग्रह को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है पार्थिव ग्रह और एक है जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य से अधिक दूरी पे है, और पार्थिव ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य से नज़दीक में है। तो इसमें पूछ रहा है कि जोवियन ग्रह नहीं है, यानी वो पार्थिव ग्रह होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो बिग बैंग की घटना हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा, बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है, ये उदाहरण है अवसादी सेल का। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो हीलियम गैस का आयतन के अनुसार वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, बताइए। यह है 0.0005%। क्वेश्चन नंबर 5, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है। तो सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है, यह है अटलांटिक महासागर का भाग। क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये बताइए। तो ये स्थित है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पोचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो पोचम पाद परियोजना जो स्थापित की गई है गोदावरी नदी पर। से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है, ये बताइए। तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। और सोना का अधिकांश उत्पादन होता है कर्नाटक में, जो कि कोलार में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो शुंग शासक जो थे वो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे, विदिशा। क्वेश्चन नंबर 12, चेंदी वंश का संस्थापक कौन था। तो चेंदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। चेंदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो प्रथम हून आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। कौन सा ऐसा शासक था जो खम्स जो कर थी उससे कोई भी हिस्सा नहीं लिया, बताइए। तो ये थे सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 17, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, 1555 ईस्वी में। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नामक से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था पंचतंत्र का, तो वो किया था हुसैन इब्न अली बैज ने। हुसैन इब्न अली बैज ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और उसका नाम क्या रखा था, अनवार ए सुहेली। क्या नाम रखा था, अनवार ए सुहेली। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी चिंगलीज खां को। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, मैं पिछले ही कुछ सेट में 2 बार बता चुका हूँ। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 22, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य। क्वेश्चन नंबर 23, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है क्या है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये है विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है, ये पूछ रहा है। इसमें शामिल नहीं होता है निवेश, लेकिन विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार, उधारी, ये सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन में दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? किसने लिखा है? यह लिखा है जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। जब मुद्रा का, कोई भी देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो प्रभाव क्या पड़ता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, ये बताइए। तो अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। कब कब किया गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कब कब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं कौन? तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? ये शामिल होता है विशेष आहरण अधिकार, सही है। IMF के पास रिजर्व कोष, ये भी सही है। स्वर्ण भंडार, ये भी सही है। विदेशी परिसंपत्तियां, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी 1, 2 और 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ध्यान दीजिएगा, ऊनी वस्त्र की बोली जा रही है, ना कि सूती वस्त्र की, ठीक है। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई। तो सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वो की गई थी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 31, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? दोहरी कार्यपालिका, सही है। और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये भी सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है, ये पूछ रहा है। ये असीमित नहीं है, बिल्कुल असीमित नहीं है। ये अस्थाई नहीं है, नहीं है अस्थाई। ये बाध्य योग होते हैं, हाँ ये बाध्य योग होते हैं, लेकिन। क्वेश्चन नंबर 33, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, बताइए। की जाती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से अगर धन निकालते हैं तो किसका अनुमोदन लेना अनिवार्य है, बताइए। तो अनिवार्य है संसद का अनुमोदन लेना। क्वेश्चन नंबर 37, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है, ऐसा पूछ रहा है। तो कौन सा अदिश राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और समान आकार का।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है ये बताना है। तो एल्युमिनियम जो है वो अणुचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है क्या? तो सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव है? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव कौन सा है ये पूछ रहा है। तांबा, जस्ता, निकेल। गलती से आप सिल्वर दिया हुआ है तो चांदी नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। चांदी नहीं रहता है जर्मन सिल्वर में, तांबा, जस्ता और निकेल रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO2 को CO से भिन्न करता है? तो कौन सा गुण प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है वो भिन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश किस संघ का जंतु है ये बताइए। ये है इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु स्टारफिश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वाशियोरकर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होती है? तो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होती है? ये होती है प्रोटीन की कमी से। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। बच्चे जो होते हैं लगभग 3 साल के एज तक के, उन्हें ये बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है ये पूछ रहा है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो है, नाम से ही लग रहा है कि हाइपोथैलेमस मतलब जो हाइपर हो रहा है उसे शांत करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है ये बताइए। तो एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आज की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं इधर, जो भी नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है इससे, तो आप ज़रूर इसको देख के ही आप वीडियो में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के अमाशय से प्रारंभ होता है, यानी आरंभ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो अमाशय से आरंभ होता है, ना कि मुख से, ठीक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्मा समाज की किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने। ध्यान रखिएगा, पॉइंट है ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, दूसरा है आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, और तीसरा है भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? तो 1828 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किस, ये राजा राम, सॉरी हो गया गलती, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया? तो 1815 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया था? तो 1828 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? 1825 में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंटिन्यू मिल गए हम लोग को। सबसे पहला मिल गया, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया? तो 1828 में। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? 1815 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? तो 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? हेनरी विवियन डेरिजियो ने, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद है वही। ज्ञान योग कर्मयोग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है, राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिवदयाल खत्री ने। किसने किया था? शिवदयाल खत्री ने। देव समाज का स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज का स्थापना किया था। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था।
और भारतीय क्वेश्चन है ना, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने किया था। और अभी देव समाज की स्थापना किसने किया, वो भी केशव चंद्र। वेद समाज की स्थापना किसने किया, केशव चंद्र सेन। और देव समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री ने। आर्य महिला सभा की स्थापना पी रमाबाई ने। चलिए आगे देखते हैं। यही है अपना मेन पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, 1885 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट मतलब दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1886 में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें डॉट डॉट दिया हुआ, नहीं पता है कि कितने इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा मद्रास, तीसरा कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था 1887 में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसने कब अध्यक्षता किया था, 1887 में। कहाँ पे, मद्रास में। और तीसरा कांग्रेस अधिवेशन था वो। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में। जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। जॉर्ज यूले जो था वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। अब बात करते हैं 12वां के बारे में। 12वां हुआ था कोलकाता में 1896 में। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम जो है 1896 में ही गाया गया था। 21वां बनारस में हुआ था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय अध्यक्ष थे। 22वां कोलकाता में हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। और स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग जो है 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और 1906 ये 22वां कांग्रेस अधिवेशन। 23वां जो है वो सूरत में हुआ था 1907 में। ये अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी बोस। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में 23वां। अब आ गया 27वां जो कोलकाता में हुआ था 1911 में। अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। इसी बार 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 28वां जो है वो बांकीपुर में हुआ था 1912 में। RN मधोलकर इस समय अध्यक्ष थे। 32वां देख लेते हैं, लखनऊ में हुआ था 1916 में। AC मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 में, ध्यान रखिएगा। 33वां कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब एक पॉइंट मैं अभी बात कर लेता हूँ इसी बीच में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज़ादी से पहले कांग्रेस अधिवेशन में कितनी महिलाएं अध्यक्ष थी, बता सकते हैं आप लोग। आज़ादी से पहले कांग्रेस अधिवेशन में कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी, बताइए। मैं बता देता हूँ, 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। कितनी, 3 महिलाएं। सबसे पहला यहीं पे है, आप देख रहे हैं एनी बेसेंट, जो 1917 में एनी बेसेंट बनी है प्रथम महिला अध्यक्ष। अब बताइए दूसरी कब बनी है, तो दूसरी बनी है 1925 में, सरोजनी नायडू। भारत ये जो दूसरी महिला अध्यक्ष भी है, और लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी है सरोजनी नायडू, जो 1925 में बनी। अब एक और तीसरी थी, कब बनी थी बताइए, है इसमें दिया, इसमें नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ। 1933 में बनी थी। कब बनी थी, 1933 में। और उनका नाम क्या था, और वो अधिवेशन कौन सा था, कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, और उनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम था, नलिनी सेन गुप्ता। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 40वां जो बेलगांव में हुआ था 1924 में, महात्मा गांधी अध्यक्षता की थी इसकी। 45वां लाहौर में हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू जो है उसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और एक बात इसके बीच में मैं बात कर लेता हूँ। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था 1927 में, वो कहाँ हुआ था, वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1927 में एक अधिवेशन हुआ था मद्रास में। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, MA अंसारी। कौन थे, MA अंसारी। तो इसी जो 1927 के ही अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तब जाके ये 1929 का जो अधिवेशन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 46वां जो कराची में हुआ 1931 में, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां जो है मौलिक अधिकार की मांग कब की गई, 46वां कांग्रेस अधिवेशन कराची में जो हुआ था 1931, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे।
अब बात करते हैं 51वां, फैजपुर में हुआ 1937 में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। गाँव में आयोजित पहला अधिवेशन है कौन सा? 1937 में, फैजपुर 51वां। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था कब? 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राजेंद्र लाहिड़ी को कब फांसी दिया गया? 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। रामप्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दिया गया? 19 दिसंबर 1917 गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को। तो ये देख लीजिए, राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया 17 दिसंबर, 2 दिन बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है रामप्रसाद बिस्मिल को मिला है गोरखपुर में फांसी दिया गया, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दिया गया, अलग अलग जगह पे। इन दोनों को एक ही दिन दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को कब दिया गया? तो 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी जो है 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी कब दिया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मास्टर दा के नाम से जो प्रसिद्ध थे सूर्यसेन, उन्हें कब फांसी दिया? तो 12 जनवरी 1934 को। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में आप ज़रूर, जो भी क्वेश्चन का मैं आंसर पूछता हूँ वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। चाहे आप जहाँ से भी बताएं, सर्च करके बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम अगर आप सर्च करके भी बताते हैं तो आपको आ तो जाएगा उसका आंसर। तो इसलिए आप सर्च करके भी, गूगल से भी, जहाँ से भी हो वहाँ से आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।